आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। जो ये हरकतें हैं, ये डेस्परेशन की हरकतें हैं। मैंने अवामी मार्च के वक्त भी कहा था कि जितना भी डेस्परेट होगा, जितना भी परेशान होगा, जितना उसको नजर आ रहा होगा कि अब उसका कुर्सी खतरा में है, तो वजीर आजम मजीद डेस्परेट मेजर्स लेंगे, ज्यादा गालियां देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत गर्म है और गर्म होने के साथ साथ बहुत ही शिद्दत भी इख्तियार करता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ एक हंगामी सूरत हाल है और इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में जो अंसारुल इस्लाम की मौजूदगी, सलाउद्दीन अयूबी और पुलिस में हाथापाई का वाक़या हुआ है और जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो ये जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है इस पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और जो सूरत हाल बनी है वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल जो है वो किसी तौर से होनी नहीं चाहिए। अब से कुछ देर में जी इतलात ये भी है कि डीजी ISPR जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे और साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है यहाँ बात करना कि जी ऑपोजिशन खुद भी बिल्कुल हद से उखड़ चुकी है, किसी तौर से काबू आने की बात नहीं कर रही है। हुकूमत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट किसी सूरत हाल इमर्ज हो रही है जी हुकूमत की और साथ ही ऑपोजिशन की, जिसकी वजह से जो है वो सिस्टम को नुकसान हो सकता है। मैं फिर कह रही हूँ आज इस प्रोग्राम में अब तक मैंने ये बात नहीं की थी, बहुत से लोग काफी दिनों से इस बात का इंदिया दे रहे थे और ये बात कही जा रही थी, लेकिन आज ये इस तरह की बात जी सामने आ रही है कि जी अगर आप इस तरह से कन्फ्रंटेशन और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट की सियासत, एजिटेशन की सियासत करेंगे तो उसमें सिस्टम को ही नुकसान पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से अवाम तफहीम के साथ मामला चले और बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़े, तो फिर आपको ये सोचना होगा कि आपने रास्ता क्या इख्तियार करना है। प्लस एक और बात जी, कल और परसों के प्रोग्राम में जो बातें मैंने कही वो हूबहू आज उनका शाखसाना वो चीजें पूरी होती रही। आज हमने देखा कि लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नून लीग के पंजाब असेंबली के अरकान मिले हैं जी, और ये जरा ये भी बताते हैं। प्लस मैंने आज सबसे पहले दोपहर में ये ब्रेक कर दी थी खबर और आपने यकीनी तौर पे वो देखा भी कि जो वज़ीर आला की कमान है उसको तब्दील करने का भी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कर लिया है। बहुत इंतहाई अहम फैसले जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र अब अपोजिशन को बुकलाई हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और ये चीजें जिस तरफ जा रही हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन अरकान की हिफाजत के लिए अंसारुल इस्लाम का दस्ता डी चौक पहुंच गया है। किस तहत पहुंच गया है, क्या क्यों पहुंच सकता है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, ये आइन और कानून के तहत हो रही है चीजें, नहीं हो रही, सब पे बात करनी है। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट ने बगैर हंगामी हालत ऑर्डिनेंस के इजरा आइन से इनहराफ करार दे दिया है। साथ ही जो है वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद जो है कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के स्पीकर को 14 मार्च को इजलास बुलाने की तजवीज भी दी गई है। लेकिन ये जो अहम मामला इस वक्त चल रहा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जी इसके ऊपर हम सब बात करेंगे, लेकिन लेट मी गो टू द पैनल एज वेल। मैं उनकी तरफ भी जाती हूँ और जो अपडेट्स हमारे पास अभी आ रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जी साइमा नदीम साहब है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया साइमा नदीम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करे हसन मुर्तजा साहब है, पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पंजाब में, आपको भी खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया हसन भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कह रही हूँ, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बहुत ही गंभीर सिचुएशन है शहर इख्तिदार की। साइमा नदीम साहब आपकी तरफ आऊंगी। साइमा जी ये क्या इशू हो गया है एकदम से, और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़े फुक फुक के कदम रख रहे थे, लेकिन वजीर आजम ने बड़े अहम फैसले करने थे, जिसमें से एक अहम फैसला जिसकी खबर आज मैंने दी सबसे पहले वो भी ये थी कि इस हवाले से वजीर आला साहब के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, ठीक है और अगर कमान की तब्दीली हो भी जाती है तो इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए और इस पर किसी को की रिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए। लेकिन आज हमने देखा है कि जी इस सारे मामले से जो तरीन ग्रुप का वजीर आजम से मिलने वाले तमाम सूबाई वुज़रा से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जी
अलीम खान साहब ने कहा है कि हम तरीन ग्रुप के साथ नहीं है इस मामले पे, जो है पंजाब में वजीर आला को हटाने की। फिर जहांगीर तरीन के वुजरा जाके मिल लेते हैं जी पीएम से, फिर नून लीग के भी लोग आज मिल लिए। ये मैंने कल और परसों ही पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इतना आसान नहीं है, इसलिए ऑपोजिशन सोच ले जिस हांडी में वो सर देने जा रहे हैं उसके बाद बड़े खतरात आ सकते हैं। और ये अब शुरू हो गया वो मामला कि जो है एकदम से जो है जिस सिचुएशन को मुल्क जिस सिचुएशन के मुताबिल नहीं हो सकता था उसमें सारी चीजें हो गई हैं कि एक तरफ ये चीजें चल रही हैं, उधर से लोग इधर आ रहे हैं, इधर से लोग उधर जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि नाराज लोग हर ग्रुप में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के अंदर। तो फिर आप अपनी पार्टी का भी बहुत अच्छे से हाल जानते होंगे जब आप दूसरी की पार्टी का जानते हैं। जी सहवा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वृदा का। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें आपने शुरू में ही जो क्लिप सुनाया है, असल में बात जो है ना वो वाकई डेस्परेशन पे आ गई है। और जो डेस्परेशन आप उनके अल्फाज के चुनाव से, आप अल्फाज के बोलने से, जो उन्होंने जिस तरह से भी बोला कि इस्लामाबाद में कांपे टांग रही हैं, तो ये इस मेजर से आज आप इसका वो लगा सकते हैं कि आज जो इन्होंने घुस के जो है इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में जो हरकत हो रही हैं ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आप चाहे जो मर्जी भी कर लें, लेकिन इस तरह के जो डेस्परेशन के मेजर्स हैं ये इनसे इनहराफ ही किया जाए तो बेहतर होगा। बाकी रहा जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये तो बहुत सारी इसमें से तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कराची में आके कहा था कि मैं हमेशा एक स्टेप आगे ही रहता हूँ और पहले से वेल प्रिपेयर्ड होता हूँ, तो ये इन सब चीज़ों की आज के एक दिन की नहीं बल्कि अगले नेक्स्ट मंथ की जो है वो पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो हो चुकी है और पहले भी थी और आगे भी इसका हल जो है वो निकल आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो अगर आप कहती हैं कि इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि इस वक्त जो है वो चेंज किया जाए, पंजाब का सिनारियो चेंज हो, तो ये चीज़ें बहुत सारी इससे पहले भी हमारे पास ये शिकायतें आती रही हैं। ज़ाहिर है शिकायत जी सच हो चाहे वो गलत हो, बहरहाल आपको अपने अरकान की भी सुननी होती है और उन्होंने आपका साथ भी दिया। जी ये बिल्कुल कोई ऐसी अक्खड़पना नहीं है कि वो अपने अरकान की उस बात को दोनों साइड्स को रखेंगे और उसके ऊपर सही फैसला करेंगे। और ये फैसला कोई उसमें नहीं, जल्दी में नहीं होगा, उसकी पूरी कमेटी बनने जा रही है और इंशाल्लाह जो भी होगा वो हमारे लिए भी अच्छा, पंजाब के लिए भी अच्छा और अपोजिशन के लिए भी अच्छा होगा। मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त जो छांगा मांगा की सियासत शुरू हो चुकी है, इसको बंद होना चाहिए। ये छांगा मांगना की सियासत आज से नहीं, ये पहले भी हुई और पिछले अदवार में भी सबसे ज्यादा तो बीबी के जमाने में जब एक दूसरे के साथ छांगा मांगा में रखा गया, पैसों की लेन देन हुई, शायद वो हॉर्स ट्रेडिंग उसी वक्त बंद कर दी जाती तो आज ये हाल ना होता। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे की जो स्ट्रैटेजी बनी है वो मुकम्मल तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी बना ली, अपना होमवर्क उनका मुकम्मल है और आप देख लीजिएगा कि पंजाब के जो हालात हैं वो भी इंशाल्लाह काबू में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जरा जाती हूँ जी नूर हसन साहब की तरफ भी। और चौधरी नूर हसन तनवीर साहब, आप इस्लामाबाद में होंगे, डेफिनेट सी बात है, सबको इस्लामाबाद में रहने के लिए कहा गया है, बाहर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, इस तक की जो इत्तलात है। और ये जो इस वक्त पार्लियामेंट में जो इस वक्त माहौल है ये क्या हुआ है, और वहां पे JUI और मुस्लिम लीग नून जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे खड़े हुए, ये क्या सारा मामला चल रहा है आखिरकार, और ये ऑपोजिशन क्यों अब अरकान की हिफाजत के लिए अंसारुल इस्लाम का दस्ता कैसे पहुंच गया और क्या हुआ? ये पहली बात तो ये है कि आपने बहुत सारी जो बातें हैं ना वो दुरुस्त मेंशन नहीं की अपने इंटरव्यू में, जो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दीजिए। मैं अर्ज करता हूँ, आप दे दें, ठीक है। जहाँ पे आपने कहा कि जी अब जवाबी तौर पे अपना बुखला गई है, अपोजिशन बुखला गई है,
اور اپوزیشن کی ہانڈی جو ہے اس میں بھی ایسے ہو گیا ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ بہر صورت حکومت کو کرنا چاہیے. بکھلائی ہوئی حکومت ہے. جب عدم اعتماد کسی کے خلاف آتا ہے تو اس کو حوصلے سے صبر سے اس کو میک شور کرنا ہے. اپنی جو اکثریت ہے اس نے ہاؤس میں دکھانی ہے. اور پھر یہ کہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے, یہ آئین کے بالکل مطابق ہے. میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ میری ساتھی ہوں. میں اگر آئین و قانون کے مطابق نہ چل رہا ہوں تو آپ کو عدم اعتماد میرے اوپر کرنے کا حق حاصل ہے, مجھے آپ کے اوپر کرنے کا حق ہے. یہ کوئی خدا نخواستہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں کہ غلام تو نہیں ہے کسی پارٹی کے نا. ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے صحیح کام نہیں کر رہا, ہمارا وزیر اعلیٰ صحیح کام نہیں کر رہا, ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں. تو دیر فور ان کو حوصلہ کرنا چاہیے. بکھلائی ہوئی حکومت ہے, حکومت جو ہے اس کو حوصلہ کرنا ہے کہ حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ اس کو فیل کر دے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ شخص جو ہے یہ فاسسٹ ہے. یہ بندہ اپنی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا اور یہ تڑیوں کے اوپر, بدماشی کے اوپر اور جناب اترا ہوا ہے, دہشت گردی کے اوپر اترا ہوا میں سمجھتا ہوں. اور یہ کہنا جی کہ انصار الاسلام کے جتھے آ گئے ہیں, کس نے یہ بات کہی ہے آپ کو جتھے آ گئے ہیں؟ انصار الاسلام کے کچھ چند لوگ جو ہیں وہ سیکورٹی والے انڈیویجل حیثیت میں 2-2 4-4 کر کے انہوں نے اپنے ایم این ایز کو دیے ہیں تاکہ کوئی ان کی سیکورٹی جو ہے وہ برقرار رہے. حکومت جو چل رہی ہے, ہمارے پاس فوٹیج چل رہی ہے, میں نہیں کچھ کہہ رہی. میری بات سنیں, میں اس وقت وہاں پہ لاجز میں ہوں اور جو ہر بندے کے پاس اپنا 2-3 سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں. اس صورت میں جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس کو وہ اس چیز کی متلازی ہے کہ وہ آپ اپنی حفاظت جو ہے وہ کریں, کیونکہ حکومت جو ہے وہ فاسسٹ ہتھ کنڈوں کے اوپر اتری ہوئی ہے. ان کو چاہیے آئین اور قانون کے مطابق حوصلہ کریں, اجلاس بلائیں, دیکھیں. اگر آپ حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں کے اوپر کرتی ہے, حکومت کرتی ہے. یہ تم بادشاہ نہیں ہو اس ملک کے جناب تم کہو کہ جی کیونکہ جو ہے نا آپ کی تو پارلیمنٹ میں ٹوٹل 155 سیٹیں ہیں. آپ نے مانگے تانگے کی 10 بندوں سے, ایم کیو ایم سے, کاف لیگ سے اور باپ سے اور 2 پارٹی انڈیپینڈنٹ ان سے حکومت بنائی ہوئی ہے. اور آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ میری حکومت ختم کر کے دیکھیں میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جاؤ یار اپنا کام کرو, حوصلہ کرو, برداشت کرو, لوگوں کو برداشت. ہمارا یہ جمہوری حق ہے کہ ہم جو ہے قومی اسمبلی میں آپ کے خلاف عدم اعتماد, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اپوزیشن کے پاس تو وہ فیل ہو جائے گی. پھر صبر کرو نا, پھر ڈرتے کس بات پہ ہو؟ پھر جو ہے نا وہ بھاگے کیوں پھرتے ہو؟ کبھی جاتے ہو اس کے در کے اوپر, پرویز الہی کے در کے اوپر, کبھی جاتے ہو ایم کیو ایم کے در کے اوپر, کبھی جاتے ہو لاہور جاتے ہو, پھر آتے ہو, پھر بھاگتے ہو. در بدر تم بھٹک رہے ہو. اگر تمہاری اکثریت ہے تو اپنی ہاؤس میں ثابت کرو نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ نہیں, آپ بدماشی دکھائیں کہ جناب اپنا نہیں, میرے علاوہ اگر کوئی اور ہوگا تو میں نظام نہیں چلنے دوں گا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ جو ہیں صبر سے, حوصلے سے, جمہوری طریقے سے اپنے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد ہم لے کے آئے ہیں. ہم 172 اگر پیش کر دیتے ہیں لوگ تو آپ کے پاس اس ملک کے اوپر, اس عوام کے اوپر جن کو آپ نے مہنگائی سے مار دیا, جن کو آپ نے جناب ان سے آٹا چھین لیا, چینی چھین لی, ادویات چھین لیے, ظلم کیا, جو آپ سے ہر گلی میں کوچے میں یہ کہتا تھا کہ میرے پاس 10 بندے کہیں گے نا کہ گو عمران گو, ہاں جی, اس کو جب نعرے لگاتا تھا یہ تو میں چلا جاؤں گا. اب کیوں نہیں جاتے؟ اب تو پورا پاکستان کہہ رہا گو نواز گو, اور لوگ جو ہے ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر بازار میں تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. تمہیں کہتے ہیں کہ جان چھٹ ہماری, لوگ ہاتھ باندھ رہے ہیں. اب آپ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ اس پھونپھا میں ہیں اور تڑیاں لگا رہے ہیں, لوگوں کو الٹے ناموں سے پکار رہے ہیں, آپ لوگوں کی بےزتی کر رہے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے چور کہنے کا کسی کو؟ جب آپ قومی اسمبلی سے جب تک عدالت سے کوئی ثابت نہ ہو جائے
चोर तो अब तक तुम साबित हुए हैं। अभी तक जो है जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो है वो तुम्हारे साबित हुए हैं, 32 अकाउंट तुमने छुपाए हैं। जो चीनी चोर और आटा चोर और अद्वियात चोर तुम्हारे पास बैठे हुए हैं। पेट्रोल को कभी ये देखो अभी इन्होंने 10 रुपए कम कर दिया, 12 रुपए महंगा किया, 10 रुपए सस्ता कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो महंगाई इन्होंने की थी वो दुरुस्त नहीं थी। इन्होंने जानबूझ के लोगों को लूट रहे हैं, लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। अगर जब अच्छा ठीक प्रेशर है, पड़ा है तो आपने ठीक है, काम ठीक कर है। दिया। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आपका मौकिफ आ गया है। मैं जरा चाहूँ हसन मुर्तजा साहब की तरफ। हसन मुर्तजा, हसन भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं साथ हूँ। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताइएगा, क्या कहते हैं, ये जो इस सिचुएशन इस्लामाबाद की बनी हुई है वो बड़ी सीरियस लेवल की हो गई है। और ये मैं कल परसों भी कह रही थी कि देखें, चाहे आप इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, डेफिनेट सी बात है, माजी भी हमने चीजें देखी हैं, जो इस वक्त सिचुएशन इमर्ज हो गई है, क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल है सिचुएशन का? सिस्टम को लपेटने की भी आवाजें सुनाई देने लग गई हैं। क्या अगर सिस्टम लपेट दिया जाता है तो फिर उसके बाद तो किसी के हाथ कुछ नहीं रहेगा, वो ज्यादा बेहतर होगा, या ये जो अगर अफाम तफहीम के साथ चीजें हल होंगी वो ज्यादा बेहतर होगा? देखें रिदा, जहाँ तक ताल्लुक है सिस्टम के लपेटने का, तो मैं समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद वो चीज या वो खतरात ना होने के बराबर है। कोई भी ऐसा कदम जो सिस्टम को लपेटेगा वो गैर आईनी होगा, और गैर आईनी तौर पर जो भी उसमें हिस्सेदार होगा वो आर्टिकल 6 का मुजरिम होगा। ये बात तो लिखी पड़ी है, किसी में जुर्रत ही नहीं है कि वो सिस्टम को लपेटे। हुकूमतें आती रहती हैं, हुकूमतें जाती रहती हैं, हमारा आइन बहाल रहना चाहिए, हमारी जमहूरी आज़ादियाँ बहाल रहनी चाहिए, हमारे इंसानी हकूक बहाल रहने चाहिए। बाकी चीज़ें तो जो है वो चलती रहती हैं। ये कोई इतना गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है कि कोई आए और वो सिस्टम लपेटे और चला जाए। वो आमिर थे, डिक्टेटर थे, वो गुजर गए। अब हालात भी वो नहीं है और कोई इस किस्म का मामलात भी नहीं है। कोई कठपुतली तो लाया जा सकता है, लेकिन आएगा वो आईनी तरीके से ही। उसमें चाहे धांधली हो, चाहे जो हो, चाहे कोई नॉमिनेशन हो, आएगा वो आईनी तरीके से। ये प्रोसेस उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी वो आएगा। दूसरी बात जो आपने कही कि शहर इक़्तिदार में तब्दीलियां वाक़ई हैं, बाकी कोई इतनी तलखी नहीं है। और जो वजीर आजम साहब के लहजे में कल के बयानात और फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके जो अल्फाजों का चुनाव और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज आप कह ले, उससे साफ जाहिर होता था कि वो एक बुखलाहट का शिकार है, एक परेशानी में मुब्तला है। और उन्हें वो एक ऐसे लगता था जैसे कोई शिकस्त खुर्दा, जैसे बच्चा गली में किसी से कोई टॉफी वगैरह छीन लेना तो वो दूसरा कहता था अब ठहरी मैं अभी तुझे आके बताता हूँ। इस किस्म की धमकियां थी कि गन पॉइंट पे आप लोग मेरी बंदूक की नशिस्त पर हो और फला, और ये सारी शिकस्त खुर्दा, ये सियासतदानों की जबान नहीं थी। और खास करके जो वजीर आजम का ओहदा है उनको ये चीजें जेब नहीं देती। हमारे लिए वो आज भी काबिल एहतराम है, क्योंकि हम किसी इमरान का एहतराम नहीं, हम उस चेयर का एहतराम करते हैं जिस पे वो बैठे हैं या तशरीफ फरमा है, और उसका जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होना चाहिए। हमारे लिए वो बड़े ही काबिल एहतराम है। उन्हें चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी लाए, अपनी गुफ्तगू के अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, वो वजीर आजम है पाकिस्तान के। और बाकी जहां तक ताल्लुक है उनकी हुकूमत का, मैं समझता हूं कि वो उस दिन ही खत्म हो गई थी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नैरेटिव था कि मेरे लोग जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, मेरी कौम, मेरी आवाम, वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, मैं उनके लिए निकल रहा हूँ। और उनके निकलते ही बिजली की प्राइसेस में कमी की गई और तेल की प्राइसेस में कमी की गई। उसी दिन बिजली में 6.5 रुपए इजाफा किया गया था और शाम को 5 रुपए कीमत कम कर दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत में पिछले 15 दिन में कोई 12 रुपए का, 17 दिन में 12 रुपए का इजाफा किया था और 10 रुपए तेल कम कर दिया था। आज की खबर है कि 6 रुपए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी हो गया है।
اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو کا جو نیریٹو تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا اور یہ پرائسز کم کی گئی. پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر سن لینا ذرا, میں نے تو کافی دیر سنا ہے, نہیں میں سن رہی ہوں, بالکل آپ کی بات سن رہی ہوں. پنجاب کے اندر کہا جاتا تھا کہ عمران خان ہیں تو بزدار صاحب بھی ہیں, اگر بزدار صاحب نہیں تو پھر خان صاحب بھی نہیں, لہذا یہ دونوں رہیں گے. اور اب اگر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ بزدار کو تبدیل کر دیں گے, پنجاب بھی بہتر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے, انہیں کوئی ایسی کمزوری اندر سے کھائی جا رہی ہے. اب وہ دال میں کالا یا دال ہی پوری کالی. احسن بھائی یہ میں پوچھ رہی ہوں, بریک پہ جا رہی ہوں, آپ کی اجازت سے واپس آ کے آپ ہی سے شروع کروں گی, ڈونٹ وری, بریک لینے دیں بس, ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے جو ہے اس وقت کی تازہ ترین اطلاعات جو مل رہی ہیں وہ یہ کہ انصار الاسلام کی پارلیمنٹ لاجز میں جو موجودگی ہے اس کا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کا بھی سامنے موقف آ گیا ہے اور موجودگی کے حوالے سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دھمکیاں بھی وہ دیں, اگر ہم انتظامات کرتے تو کہتے ہیں آپ ریاست سے لڑنا چاہتے ہیں. تو اب یہ کون دھمکیاں دے رہا ہے اس وقت جو کہ یہ سارا سلسلہ اپوزیشن کی طرف سے مر جائے, کیونکہ ابھی تک تو اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ امپائر کی انگلی نیوٹرل ہے. میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں کیونکہ آپ وہاں موجود بھی ہیں نا, چودھری نور الحسن تنویر صاحب, مجھے یہ بتا دیں, پھر میں صاحبہ باجی آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں, آپ سے موقف لے رہی ہوں اس حوالے سے کہ حکومت کیا اس پہ انتظامات کر رہی ہے ذرا, لیکن میں ذرا آپ کی طرف آ جاؤں. سر مجھے یہ بتا دیں مہربانی کر کے کہ ابھی تک تو آج صبح تک دوپہر تک تو یہی چل رہا تھا کہ امپائر کی انگلی نیوٹرل ہے اور کسی کو فون کالز نہیں آئے, کسی کو کوئی دھمکیاں نہیں آئی, تو اب یہ اچانک سے کیا آ گیا ہے کہ جی ہو رہا ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی سامنے سے دھمکیاں مل رہی ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑے کے سامنے آ رہا ہے, یا یہ جو رد عمل اب سامنے آیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, تو یہ ایشو ہے, اس پہ اس کا کیا سچویشن ہے جو آپ وہاں خود بھی موجود ہیں؟ جی میں لیٹ می ٹیل یو آئی ایم ایٹ دا سیم فلور. اوکے. اور یہ ایم این اے صلاح الدین صاحب کو گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو سینیٹر صاحب کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے, ہاتھا پائی کی ہے, بات یہ ہے کہ 10 سے 12 بندوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے. اس سے بات یہ بالکل ثابت ہو گئی کہ بھئی جتھے نہیں تھے, 10-12 لوگ ہیں. جو حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے, کل سے ہم متواتر اپنے گروپس میں یہ باتیں سن رہے ہیں اور ریسیو کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ ایم این ایز کو یہ چند کو گرفتار کریں گے تاکہ 172 جو ہیں ہم وہاں پہ نہ کر سکے, پورے نہ کر سکیں. نہیں وہ تو جے یو آئی کے تو ایم این اے نے کل تحریک عدم اعتماد جب آپ لوگ جمع کرائے تھے اس وقت تو انہوں نے تو لوگوں نے وہاں سے کہا تھا نا کہ جی کچھ لوگ تو ویسے ہی پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہم نہیں ساتھ جائیں گے اپوزیشن کے, اور کچھ لوگ ویسے بھی اندرون خانہ بھی کہہ رہے ہیں. تو ابھی اگر گرفتار, اگر آلریڈی لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر گرفتار کرنے کا مقصد کیا بنتا تھا؟ پھر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ابھی آ گیا ہے, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودگی کے حوالے سے انہوں نے جو موقف دیا ہے کہ ہاں جی کوئی جھڑپ تو نہیں ہوئی, لیکن اگر سامنے سے کچھ آتا ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ہمیں بھی سیکیورٹی کرنی پڑے گی. تو یہ سامنے سے کون دھمکیاں دے رہا ہے, کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ایمرج کرنا پڑا اچانک سے؟ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے امن و امان قائم کرنا یا دہشت گردی کرنا یا لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کرنا, یا 10 جو بندے لوگ ہیں ٹوٹل 10 آدمی ہیں ان کے آئے, ان کو کہنا کہ جتھے آ گئے ہیں, ان سے یہ کہنا کہ جی اپنا اس میں ان کی سیکورٹی کے اوپر وہ یہ صرف بہانہ ہے. انہوں نے بہانہ بنا کے ان کے اوپر کارروائی کی ہے, ان کو گرفتار کیا ہے. یہ انتہائی قابل مذمت ہے.
इनको फिलफोर जो MNA जिन्होंने गिरफ्तार किए उनको अच्छा रिहा जी, करें। अभी मौलाना आपको बताएं नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गिरफ्तारी देने का जो है इस वक्त कतकलाई माफी मैं जरा बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है जी। तो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो खुद गिरफ्तारी दे रहा हूँ इस सारे जमन में जो इस वक्त जो एपिसोड चल रहा है जी शहर इक़्तिदार में, और हम इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। MNAs हमारे साथ हैं जी, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब से भी बात हो रही है और वो भी इसी पे ही बात कर रहे हैं। और जराए ये भी बता रहे थे कि जी अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने अरकान लापता किए जाने और सिक्योरिटी खदशात की वजह से ही ये फैसला किया था मौलाना फजल रहमान की सरबराही में कि अरकान को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। लेकिन सिचुएशन वहाँ जो हो गई इमर्ज वो आपके सामने इस वक्त, और पुलिस के जो दस्ते वो भी जी वहाँ पे मौजूद है सिक्योरिटी के, और वो अरेस्ट कर रहे हैं जी इन लोगों को, जिसपे मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी अब मैं खुद भी गिरफ्तारी का ऐलान दे रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं जरा साइमा बाजी की तरफ से जाऊँ। साइमा नदीम साहिबा, हुकूमत आपकी है, ये क्या हो गया है? और शहर इक़्तिदार में एकदम से ये हो जाना, ये बड़ा अपसेट का मामला है। ये तो हालात कहीं और जा रहे हैं, तो इस अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं मामलात। तो बता दें, ये समझा दें जी कि ये अंसारुल इस्लाम के जो रजाकार हैं, ये क्या कोई कानूनी तौर पे कोई पुलिस फोर्स में शामिल है, या फिर ये अपनी तरफ से इन्होंने अपनी कोई फोर्स बना के? और दूसरी बात, ये एक पार्टी के रजाकार हैं, ये 15 से 20 अफराद ये कैसे अंदर घुस सकते हैं? और दूसरी पार्टी मेंबर्स को इनकी जरूरत क्यों है? क्या उनके पास अपने पहले से कोई सिक्योरिटी अपने अपने सबने रखे हुए हैं? सबके पास मौजूद हैं, हर जगह से मुख्तलिफ लोग लेकर आते हैं। तो ये तो मुझे इनका गेम लग रहा है, जो इन्होंने जो है पूरा का पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया है। और वहां पे क्या सिर्फ आपके ही मेंबर्स, अपोजिशन के मेंबर्स क्या वहां पे रहते हैं इन लॉजेस के अंदर? क्या हमारी पार्टी के या हमारी एलाइज के वहां पे नहीं रहते? उनको सिक्योरिटी खदशात नहीं हो सकते इनकी वजह से? आप एक इसकी वो तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? आप उसको दूसरी तरफ से क्यों नहीं देखते? हम कानूनी तौर पे इनका हक नहीं बनता, इनका राइट नहीं बनता कि ये अंदर इस तरह से जो है वो जबरदस्ती अंदर जाएं और वहां पे कब्जा करने की कोशिश करें। ये कोई नॉर्मल घर नहीं है जिनके पास आप किसी को भी बुला लें। ये पार्लिमानी लॉजेस हैं जहां पे आप हर एक को एंटर होने की इजाजत नहीं दे सकते जब तक कि आप उसका कानूनी तौर पे आप उसकी इंफॉर्मेशन ना दे दी जाए उसकी। तो ये तो डेस्परेशन की मेजर्स तो इनकी तरफ से आ रही हैं। आपको सबको इनको मालूम है कि इस वक्त जो है हमारे पास नंबर पूरे होने के अलावा इनके 5 नंबर भी आ चुके हैं। इसलिए अब इनको परेशानी शुरू हो गई है। 172 के नंबर्स की बात करते हैं, ये वो नंबर लाके टेलीविजन के ऊपर नाम की लिस्ट लगा दें। हम तो आज बुलाने के लिए तैयार हैं कि जो इजलास है उसको बुला लिया जाए और ये अपने नंबर्स क्या तस्वीरें लगा के दिखाएं, कौन से वो मेंबर्स हैं जिनको ये छांगा मांगा कि मैं जाके बंद करने जा रहे हैं। इन्होंने तो छांगा मांगा इसको बना दिया है, अब पार्लियामान की लॉजेस को जो है इन्होंने जो है बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, पार्लियामान के लॉजेस का तकद्दुस। जी चलें, मैं जरा जाऊं हसन मुर्तजा साहब की तरफ भी। हसन भाई, ये JUI के मौलाना फजल रहमान साहब के कायद जो गिरफ्तारी देने के लिए लॉजेस रवाना हो गए और अब तो ये एक नया मामला रुख दे गया है। पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को कॉल आउट कर लिया गया है, इस्लामाबाद का रुख करने का कह दिया गया है और कहा जा रहा है कि जी वजीर आजम साहब को पकड़कर घसीटने का वक्त हुआ चाहता है। ये कौन सी सियासत शुरू हो गई, ये क्या हो गया? देखिए रिदा, पीपल्स पार्टी ने तो इस किस्म की सियासत को हमेशा जो है वो मुस्तरद किया है। हमने तो धरने के सियासत जो है उस पर जब खान साहब ने धरना दिया तो हमने उस वक्त भी कहा कि अपनी मुखालफतें अपनी जगह पर है। ये धरना जो है ये किसी भी जत्थे को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आए और हुकूमत के खिलाफ बैठे और कहे कि हम हुकूमत छोड़ दो। मैं यही आपको उस वक्त कह रही थी कि मामला सूरत हाल नाजुक हो गई है इस वक्त इक़्तिदार की, और ये जो सिचुएशन अब इस वक्त नजर आ रही है वो ठीक नजर नहीं आ रही है। मैं वो याद कर रहा हूँ, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए जी। और पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं ये आर्म्ड नहीं होती, ये आम लोग होते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बातचीत के जरिए मामलात को हल करते हैं और बेहतरी की तरफ ले जाते हैं और रास्ते निकालना जो है वो ही सियासत है। आप
कोई भी डेडलॉक पैदा करने वाला जो है वो सियासतदान नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे, आज मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल में वो शेख रशीद साहब थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे, और उनकी जो गुफ्तगू थी वो इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी कि आप सोच नहीं सकते। एक शख्स क्लेम करता है कि मैं 5वीं 7वीं दफा मिनिस्टर बन रहा हूँ, और उसको आज तक बोलने की ये तमीज नहीं है कि ऑपोजिशन को मुखातिब किस तरह किया जाता है, ऑपोजिशन लीडर्स के नाम किस तरह लिए जाते हैं, हर चीज में वो तज़ीक अमेज लहजा और हर चीज में ज़ुमानी जुमले, और ये चीजें ठीक नहीं है जी। और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर इसलिए डाली जा रही है कि कोई भी हुकूमत हो तो हालात की खराबी या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये उसकी जिम्मेदारी होता है। वो हाउस को भी स्मूथली चलाने की कोशिश करते हैं। आज तक पीटीआई ने हाउस को स्मूथली चलाने की जहमत ही नहीं की, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हाउस जो है वो स्मूथली चले और हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अपने पाया तकमील तक पहुंचे, कभी भी नहीं हुआ। तो आज जो हालात बन रहे हैं इस पे इंतहाई तशवीश है। हसन भाई, आप बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मैं यही सवाल सिर्फ शॉर्टली कर रही हूँ क्योंकि मैंने फिर जाते थे वाइंड अप भी करना है, तीनों से करना है, शॉर्टली पूछ रही हूँ जो सिचुएशन इस तक इमर्ज हो गई है। अब आप बताएं कि इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए ना, अगर ऐसे तहरीक अदम एतमाद चूंकि आप लोगों ने मूव कर दी थी तो बहुत पेशेंटली और वाइजली मूव ऑन करना था। अब इस तरह से ये पूरे कॉल आउट दे दी गई है मुल्क में और अब इस तरह से हंगामा एक होगा तो फिर अगर आप देखें ना, मेरी कोई पगड़ी उछालेगा तो मैं क्या आगे से उसे फूल पेश करूंगा? मैं पॉलिटिकल आदमी हूं ना, मैंने अपने पॉलिटिकल जो मेरे लोग हैं, जो कारकुन हैं, मैंने तो उनके साथ ही चलना है ना। तो ये इस पे ये कि उन्होंने कॉल ऑन कर लिया और ये हो गया वो हो गया, ये तशवीश नहीं। तशवीश वाली बात ये है कि हुकूमत माहौल ऐसा पैदा कर रही है कि अपोजिशन को वहां पे अपने कारकुनों को बुलाना पड़ रहा है और उनको कहना पड़ रहा है कि इधर खड़े हो। शेख रशीद आज कह के गया कि पीटीआई के तमाम लोग जो है वो वोटिंग वाले दिन बाहर होंगे और वो देखेंगे कि उनके मैंडेट को चोरी करने वाला कैसे बच के जाता है। जब ये बातें हो रही होंगी तो उस वक्त दूसरी पार्टी को आप क्या कहती है कि वो वहां पे मार खाने के लिए आ जाए? भाई हम हाजिर है, हम गिरफ्तारियां ठीक है जी, बताया ये जा रहा है नाजरीन जी जी बिल्कुल ठीक है नाजरीन, बताया जा रहा है कि कुछ मेंबर कौमी असेंबली को भी जी गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं साहिबा जी आपकी तरफ आऊंगी, अब मेंबर कौमी असेंबली को भी गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। देखिए, मेंबर कौमी असेंबली ही थे जो इनको अपने साथ अंदर लेके आए हैं। आप 15-20 इस तरह के जो लोग होते हैं, गुंडे ही कहेंगे उनको, कैसे आप लेके आ सकते हैं? वहां पे एक बंदा भी अंदर ले जाने के लिए आपको लिखवाना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। आप बात कर रहे हैं 15 और 20 लोगों की, और वो भी इस किस्म के लोगों की जिनका आपको पता नहीं है कि वो दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी के खतरात वहां पे हो सकते हैं। तो जाहिर है पुलिस वहां की जो जी इसका नोटिस तो लेगी। ये तो समझने की बात है कि आप रुख अपना एक ही रुख आईने का देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। हम कह रहे हैं आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं वहां पे? यहाँ पे मौजूद मेरे भी मेंबरान बैठे हुए हैं, आप उनका नहीं सोच रहे कि ये लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं, रात को क्या हो सकता है वहां पे? तो मैं तो समझती हूँ कि ये सियासत, इस किस्म की सियासत इससे पहले नहीं हुई। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हवा देने के लिए ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हवा दी जा रही है। चौधरी नूरुल हसन, तनवीर साहब 30 सेकंड है जी। जी चौधरी नूरुल हसन साहब, नूरुल हसन साहब आपको आवाज आ रही है? जी 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 अच्छा चलें जी, प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जी साइमन नदीम साहब आपका, हसन मुर्तजा साहब आपका, चौधरी नूरुल हसन, तनवीर साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, हफ्ते के रोज का आखिरी दिन है और अनफॉर्चुनेटली आज ही के साथ ही बता के जान पड़ा है कि जी एक अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है जो कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में बनी हुई है, और अल्लाह खैर करे। दुआ ही करते हैं इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क की अच्छाई के लिए हो, वो फैसले हों और वही काम आगे हों। इसी के साथ जी अपनी मेजबान नसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।